अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत माजरत कि बहुत अरसे से मैं गायब था और वीडियोस नहीं आ रही थी। कुछ पर्सनल इश्यूज थे। ऑल्दो मैं अपना जो दूसरा चैनल है विद बासिद अली एंड कामरान अकमल गेम प्लान उस पर आ रहा था, लेकिन यहाँ आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा था, अपने एनालिसिस नहीं दे पा रहा था। तो आज जो है वो दोबारा से शुरू करते हैं और कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया की मेंस टीम, इंडिया की ए टीम और इंडिया की विमेंस टीम तीनों ने आज के दिन अपने अपने मैचेस जीते। अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में, T20 में, वनडे में कहीं भी मुकाबला नज़र नहीं आता। एक वाज़ेह डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान। और अब आपको ये सीरीज़ ऐसा लगता है कि बड़ी ठंडी जा रही है, बिकॉज रिज़ल्ट आपको पहले से पता होता है कि क्या रिज़ल्ट आएगा। सिर्फ अब एक्साइटमेंट ये रहती है कि इस बार इंडिया क्या करता है, इस बार इंडिया किस तरह से हराता है। तो आज इंडिया 8वीं बार वनडे इंटरनेशनल में 400 अबूर करने वाली टीम बन गई। पहली बार इन्होंने किए थे 2011 में, वो आपको याद होगा, जब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने 418 रन बनाए थे। उसमें सहवाग की बड़ी ब्रिलियंट नॉक थी। फिर उसके बाद 414 रन इनके श्रीलंका के ख़िलाफ़ हैं। और 2007 के वर्ल्ड कप में 413 रन इन्होंने किए थे बरमूडा के ख़िलाफ़। तो वर्ल्ड कप में पहली बार 400 का हिंसा क्रॉस करने वाली टीम भी हिंदुस्तान थी। लेकिन आज जिस तरह से ये टीम खेली है, जिस गर्मी में, जिस टफ कंडीशन में इन्होंने परफॉर्म किया है। गिल वन डाउन आए और वन डाउन पे आना उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ऑल्दो गर्मी से बहुत परेशान हुए, कई बार मैच रोकना पड़ा उनको, इतने क्रैम्प्स पड़ रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो रही थी, बट उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाया और उठाना भी चाहिए। यह आपको समझना चाहिए कि अच्छी फॉर्म आसानी से नहीं आती, इस तरह की अपोजिशन आपको बार बार नहीं मिलेगी। जब आपके रन्स बन रहे हैं तो रुकना नहीं है, और ये काम गिल ने करके दिखाया। 154 की बड़ी ब्रिलियंट नॉक खेली, साथ में ईशान किशन की जितनी तारीफ़ की जाए, आज तो सारी दुनिया ईशान किशन को मान रही है। एक पॉइंट था जब मैं ये बार बार कहता था कि पाकिस्तान में तो जितने कीपर्स के ऑप्शन है ना, कीपर बैटर के, ईशान किशन इनसे बेहतर है। तो लोग कहते थे यार ये क्या कह रहे हो, उसकी तो कहीं जगह भी नहीं बनती। आज सब मान रहे हैं कि वाइड बॉल के लिए ईशान किशन विकेट कीपर का बेहतरीन ऑप्शन है, और उसकी वैसे भी जगह बन रही है जिस तरह से बन रही है। तो अभी तो आप देखें, इंग्लैंड की सीरीज़ जब आएगी तो विराट कोहली की वापसी हो जाएगी। ऑलरेडी ये टीम इतनी स्ट्रांग नज़र आ रही है, इनका बैटिंग यूनिट इतना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब इस मिक्स में जब विराट कोहली भी आ जाएंगे और उनकी एक्सपर्टीज़ भी शामिल हो जाएंगी, तो कितना ही मज़ा आएगा और कितनी ज़बरदस्त ये टीम और बन जाएगी मज़ीद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट ऐसा लग रहा था कि 402 भी कम है और बड़ा स्कोर बन जाता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर से कोई बड़ा स्कोर नहीं हो पाया। केएल राहुल पहली बॉल पे आउट हो गए। यहाँ एंड में इनके पास हार्दिक पांड्या की सर्विसेज इस वक्त हासिल नहीं है। अगर वो होते तो ये 450 भी बन सकता था स्कोर। खैर, नेवरदलेस इनको पता है कि ये एक बहुत बड़ा टोटल था, और अफगानिस्तान इस टोटल को चेस करने में, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ रहा था इस मैच को देखते हुए, कि अफगानिस्तान की अप्रोच ये होनी चाहिए कि वी हैव टू स्कोर एटलीस्ट 300। जीतना तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है ना कि आप 400 पे 400 चेस करें, बट 170 रन से हारे, ये मुझे उनकी वीकनेस नज़र आई कि यहाँ उनको मैक्सिमम रन्स की तरफ जाना चाहिए था। सेट हो कि बल्लेबाज आउट हुए हैं। अगर आप इनकी बैटिंग पर नज़र डालें ना, रहमानुल्लाह गुरबाज ने किए 33 बॉल्स पे 41, इब्राहिम ज़ादरान ने किए 21 रन, सिद्दीकुल्ला अतल ने किए 42, रहमत शाह बहुत क्लासी प्लेयर है इनका, उसने किए 79। ये सब इन्होंने स्टार्ट दिया था, ये टॉप 4 जो है इनके, इन्होंने सब ने अच्छा स्टार्ट दिया। देन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद देम। दैट्स वाई ये T20 की बड़ी अच्छी टीम है। वनडे में अभी इनको वक्त लगेगा बड़ी टीमों के खिलाफ इनको इस तरह से परफॉर्म करने में। अगर बॉलिंग की बात की जाए, देखिए मुझे अभी कोई सवाल भी पूछ रहा था कि गुरनूर ब्रार में और प्रिंस यादव में आपको कौन अच्छा लगता है। गुरनूर ब्रार मुझे बहुत पसंद आया, हाइट भी है, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, आज भी बड़ी शानदार बॉलिंग कराई है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दिखा रहा है इस सीरीज़ में, मुझे फ्यूचर इस लड़के का अच्छा लगता है। 60 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। प्रिंस यादव ने भी 2 विकेटें हासिल की, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स वॉज ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट दिया, 45 रन देके अपने 9 ओवर के कोटे में। कुलदीप यादव को बड़ी मुश्किल से मैचेस मिलते हैं, और फिर जब वो विकेटलेस रहे ना तो बड़ा अफसोस होता है, और आज तो ऐसा लग रहा था कि किस्मत उनकी साइड नहीं है। एक बार बॉल विकेट पे लगी भी है, क्लियरली दिखी है, लेकिन बेल्स नहीं गिरी।
तो जब आपका दिन अच्छा नहीं होता तो नहीं होता, फिर क्या कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन रही उनके साथ। खैर, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हम बांग्लादेश के हवाले से, जहां मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जो टीम है, जब तक दिलेरी से खेल रही थी, जब तक अब न्यू 2.0 बांग्लादेश नज़र आ रही थी, तब तक जीत रही थी। जब पुरानी स्ट्रैटेजी पे, पुरानी हिकमत अमली पे आई, तो ये हो गया जो आज उनके साथ हुआ है। भाई, आपने क्या पाकिस्तान की सीरीज़ से सबक नहीं लिया? ये स्पिन विकेट बनाई थी, हम भी बाल बाल बचे थे, हम तो सीरीज़ जीत गए। आपको पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा बिकॉज ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही। उसी स्ट्रैटेजी से खेलना था जैसे आप पहले खेल रहे थे। बांग्लादेश ओनली मैनेज टू स्कोर 131, और जिसमें सारा क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को। ये पहली बार इन T20 इंटरनेशनल ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने 9 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें 3 विकटें एडम जैम्पा की है। उनका अच्छा वक्त नहीं चल रहा था, उनको विकटें मिली, उनको भी थोड़ा रिलीफ मिला होगा। और जोएल डेवीज़ इज़ अपने डेब्यू पे 3 विकटें लेने में कामयाब हुए, तो अपने करियर का एक बड़ा शानदार स्टार्ट लिया है जोएल डेवीज़ ने। और उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं आगे, जिस तरह से शुरुआत हुई है आगे भी इसी तरह से बढ़े। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गई बांग्लादेश, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे किए जो कि इस वक्त नीडलेस थे। आप पहले सीरीज़ तो जीतो, फिर आखिरी मैच में कर लेते। ये वनडे सीरीज़ का कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ चेंजेस उन्होंने किए जो कि फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। और ज़ाहिर है जब रन्स इतने कम थे, अगर यही रन्स 160-170 के करीब होते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। क्योंकि अगर आप इनकी बैटिंग देखें तो कूपर कॉलोनी के 47 के अलावा किसी ने कोई ख़ास ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है। मैट रेनशॉ 28 बॉलों पे 18। दिस शोज़ ना कि टारगेट बहुत छोटा था, तो उनके पास ये लिबर्टी थी कि वो थोड़ा स्लो भी खेल सकते हैं। तो यहाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि बांग्लादेश अब एक नई बांग्लादेश की टीम है। तो जब वो नेक्स्ट मैच में आएंगे, एक अच्छी अप्रोच के साथ आएंगे, एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे, और अपनी इन गलतियों से डेफिनेटली सीखेंगे। चलते चलते, क्योंकि मैं बीच में गायब रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपके बहुत सारे जहन में सवाल होंगे रिगार्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी कुछ दिन पहले हुई थी, और उसमें जो टेस्ट और T20 और वनडे के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारी बातें हो रही थी। तो उस पर मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस चीज़ में मुझे सबसे अच्छी बात, जो 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक ये कि हम टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देने की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा जो वो टेस्ट क्रिकेट वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके पैसे अच्छे होंगे, फाइनेंशियली खिलाड़ियों को थोड़ा सिक्योर किया जाएगा जो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करेगा। दिस अ वेरी गुड साइन, जिस पे माइक हैसन का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि सारी दुनिया कहती है कि हम वैल्यू करते हैं टेस्ट क्रिकेट को, लेकिन पाकिस्तान इस तरह की आइडिया के साथ, इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ वाकई ये शो कर रहा है कि वो वैल्यू कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। इससे ये होगा कि जो लीग्स की चकाचौंध है, इसमें प्लेयर जो आपसे खो जाता है, उसका फोकस लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम की तरफ रहेगा। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं इस बोर्ड के साथ हूँ और मैं बहुत खुश होऊंगा, वो ये कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मस्ट है, अदरवाइज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जाएंगे। अगर ये होता है ना, और स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब PSL नहीं होती, डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब होता है 4 डे क्रिकेट। अगर वो खेलते हैं और उसके साथ इनको कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर रखे जाते हैं कि अगर वो खेलेंगे तो मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई सपोर्ट इट कम्प्लीटली। साथ में एक बात जो सबको कंफ्यूज कर रही है वो ये कि अब डेटा के थ्रू आपकी सिलेक्शन की जाएगी, डेटा के थ्रू ये आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। 85% डेटा होगा और सिलेक्शन कमेटी जो है वो 15% होगी। इस पे ज़ाहिर है सबका ये सवाल था कि अगर बॉलिंग विकेट पे बॉलर विकेटें ले रहा है, या एक बहुत ही आसान विकेट पे आसान बैटिंग पिच पे प्लेयर 100 कर रहा है, तो वो मैटर करेंगे, या मैच विनिंग कॉज में 30 रन मैटर करेंगे। तो उस पर आकिब जावेद ने ये एक्सप्लेन किया कि नहीं, हम इम्पैक्ट प्लेयर को उठाएंगे, और जिसका मैच में जीत में किरदार ज़्यादा अच्छा होगा, या जिसने मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म किया होगा, उसको तरजीह दी जाएगी। अब ये किस तरह से होगा, और क्या ये कोई नया मंजन है, या ये कोई वक्त को धक्का देने की कोई नई टेक्निक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो बातें अभी फ़िलहाल की जा रही हैं तो समझ में आता है। लेकिन एक मेरा सवाल है, जब आप कहते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आपके ये जो पूरा पैनल बैठा है
उसके अंदर आपका टेस्ट टीम का कोच नहीं है। वाई इज माइक हैसन आंसरिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग टेस्ट क्रिकेट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग इन टेस्ट क्रिकेट, जबकि वो लिमिटेड ओवर्स के कोच हैं। तो ये बात मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में नहीं आई कि वहाँ सबके साथ सरफराज अहमद क्यों नहीं बैठे हुए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट था। खैर ये चीज़ मिस हो गई थी, मेरी पिछली कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।